हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 13 फरवरी 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली न्यूज़ है कि कतर में बंद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक रिहा कर दिए गए हैं। इसमें एक बड़ी कूटनीतिक कामयाबी मिली है जिसमें 7 स्वदेश लौटे हैं और प्रधानमंत्री मोदी खुद रखे हुए थे घटनाक्रम पर नजर। जासूसी के आरोप में सभी को सुनाई गई थी फांसी की सजा और फिर 25 साल की कैद में बदल दी गई थी इस सजा को। मोदी ने दिसंबर में की थी कतर के शासक से मुलाकात। उसके बाद इनकी रिहाई की जो बात थी, प्रक्रिया थी, उसे तेज किया गया। कूटनीतिक कोशिशें की गई जिसमें हमें ये सफलता मिली है, यानी भारत को सफलता मिली है। 14 फरवरी को कतर जाएंगे मोदी और वहां के शासक अल थानी से होगी उनकी मुलाकात। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल ने भारतीयों की रिहाई सुनिश्चित करने में निभाई अहम भूमिका। कई बार वो कतर गए थे। अब ये पूरा घटनाक्रम क्या था इसको समझते हैं। देखिए यहां दिया हुआ है कि अगस्त 2022 में निजी शिपिंग कंपनी अल दाहरा में काम करने वाले इन पूर्व भारतीय नौसैनिक अधिकारियों को कथित तौर पर जासूसी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद 25 मार्च 2023 को इनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया और कतर के कानून के तहत इन लोगों पर मुकदमा चलाया गया। 26 अक्टूबर 2023 को कतर के न्यायालय ने प्रथम दृष्टया इन्हें दोषी पाया और फांसी की सजा दी, क्योंकि उनके देश के खिलाफ ये षड्यंत्र माना गया और वहां पर इसके लिए फांसी का प्रावधान है। उसके बाद 28 दिसंबर 2023 को खाड़ी देश की अपीलीय अदालत ने इनके मृत्युदंड को 25 साल की कैद में तब्दील कर दिया और फिर 12 फरवरी को इन्हें रिहा किया गया। इनकी गिरफ्तारी के बाद से ही भारत सरकार इनकी रिहाई और वतन वापसी सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत थी, यानी कि हर संभव कोशिश की जा रही थी कि इन्हें बचाया जा सके। हालांकि कतर सरकार ने स्पष्ट तौर पर तो नहीं बताया, लेकिन वहां की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कतर की ही शिपिंग कंपनी में कार्यरत इन भारतीयों को जासूसी के आरोप में अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया गया था। फिर जैसा मैंने बताया सजा दी गई है। इसमें रिटायर कैप्टन नवतेज गिल, सौरभ वशिष्ठ, सेवानिवृत्त कमांडर पुरेंद्र तिवारी, अमित नागपाल, SK गुप्ता, VK वर्मा, सुगुनकर पाकला और नाविक राकेश शामिल हैं। ये जिस कंपनी में कार्य कर रहे थे उस कंपनी को भी बंद किया जा चुका है। रिटायर्ड जो कमांडर हैं तिवारी के अलावा अन्य सभी पूर्व नौसैनिक अधिकारी आज सुबह 2:35 पर निजी एयरलाइन से दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचे और कुछ लंबित कागजी कार्रवाई के चलते तिवारी वापस नहीं लौट सके। हालांकि विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह शीघ्र ही वतन आएंगे। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को सुबह एक बयान में कहा कि भारत कतर के शासक अमीर शेख तमीम बिन अल हमद अल थानी के भारतीयों की रिहाई और वतन वापसी के लिए किए गए फैसले की सराहना करते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि नीतीश ने जीता विश्वास मत, राजद में हो गया खेला। राजद पक्ष में 129 वोट पड़े, यानी कि लालू जी की पार्टी के पक्ष में एनडीए के पक्ष में 129 वोट पड़े और विपक्ष ने किया मतदान का बहिष्कार। एनडीए के 3 विधायकों की मदद से विश्वास मत हासिल करने में हुई आसानी। भाजपा के नंद किशोर यादव विधानसभा के नए अध्यक्ष होंगे। इसमें बिहार में जो विश्वास मत पर वोटिंग से पहले जो राजद यानी कि राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिहार में खेला होगा। कांग्रेस विधायक संतोष मिश्र ने भी यही दावा किया था, लेकिन सोमवार को राजद में ही सेंध लग गई और उनके 3 विधायकों ने सत्ता पक्ष के साथ बैठकर अपनी ही पार्टी के साथ खेला कर दिया। इस तरह विधायकों के टूट की आशंका और विपक्षी महागठबंधन की जबरदस्त घेराबंदी के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आसानी से विश्वास मत हासिल कर लिया। उन्हें 9वीं बार विश्वास मत प्राप्त करने में सफलता मिली है। उन्हें दूसरी सफलता विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के विरुद्ध पेश अविश्वास के प्रस्ताव के पास होने के रूप में मिली थी। अध्यक्ष के पद पर चौधरी को रखने के पक्ष में 112 वोट पड़े, जबकि उन्हें हटाने के लिए 125 वोट पड़े थे। अविश्वास प्रस्ताव के पेश होने से पहले चौधरी आसन से हटकर सामान्य विधायक की कतार में बैठ गए। सदन की कार्यवाही जो उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी की अध्यक्षता में की गई। भाजपा के नंद किशोर यादव विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। आखिर नहीं माने किसान, दिल्ली कूच पर आज करेंगे ऐलान।
फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर कानून बनाने समेत कई मांगों को लेकर दिल्ली में धरना प्रदर्शन का ऐलान कर चुके किसान आखिरकार नहीं माने। केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और किसान संगठनों के बीच चंडीगढ़ में सोमवार देर तक बैठक चली, लेकिन बात नहीं बनी। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार कुछ देने को तैयार नहीं है। अपने फोरम पर चर्चा के बाद मंगलवार सुबह 10 बजे तक दिल्ली कूच के बारे में फैसले के बारे में जब ये बातें बताई गई हैं, एमएसपी की गारंटी देने वाले कानून को लेकर बातचीत अटक गई है। केंद्र ने एक कमेटी बनाकर इन मुद्दों को हल करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन वे राजी नहीं हुए। वार्ता विफल होने के बाद रात करीब 12 बजे बाहर निकले किसान नेताओं ने कहा कि सरकार किसानों को कुछ देना नहीं चाहती है। पिछले आंदोलन में किए गए वादे पूरे नहीं किए गए हैं। सरकार पहले की तरह कमेटी बनाने की बात करती रही, लेकिन उसमें खोट दिख रही है। किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए जिस तरह से सड़कों पर किलेबंदी की गई है, कि कीले लगाई गई हैं, उससे इरादे पता चलते हैं। इस मुद्दे पर शुरू से ही गंभीरता दिखा रही सरकार ने गत 8 फरवरी को चंडीगढ़ में किसान नेताओं के साथ बैठक की थी। इसके बाद 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई थी। उक्त बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान भी मौजूद थे, लेकिन सोमवार शाम करीब 6 बजे शुरू हुई बैठक में मान की जगह पंजाब के एनआरआई मामलों के मंत्री कुलदीप धालीवाल शामिल हुए। साथ ही मुख्यमंत्री के स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी वीके सिंह और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे थे। जयंत ने माना राष्ट्रीय लोकदल अब राजग का हिस्सा यानी कि एनडीए का हिस्सा। भाजपा के साथ राजग में शामिल होने जा रहे राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी ने अपने दिवंगत पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह की जयंती पर इसे फिर स्वीकार किया। साथ ही संकेत दिया कि इंडिया में सपा से उनका तालमेल गड़बड़ाने पर उन्होंने यह कदम उठाया है। वह खुलकर बोले भी कि परिस्थितियों के कारण कम समय में यह निर्णय लेना पड़ा। राष्ट्रीय लोकदल ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित पार्टियों के केंद्रीय कार्यालय में पूर्व अध्यक्ष अजीत सिंह की जयंती मनाई। पहले चर्चा की और इस अवसर पर जयंत रालोद भाजपा गठबंधन की अधिकृत घोषणा कर सकते हैं। तो ये तय माना जा रहा है कि अब ये जो इंडिया गठबंधन है वो लगभग समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मायावती उस गठबंधन में नहीं है। नीतीश कुमार अलग हो गए, ममता बनर्जी अलग हो गई हैं, आम आदमी पार्टी अलग हो गई है और अब जयंत चौधरी यानी कि रालोद अलग हो गया है। तो सिर्फ सपा, कांग्रेस और कुछ बहुत ही छोटे दल ही इस गठबंधन में बचे हुए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, हमने दी पिछली सरकार से 1.5 गुना ज़्यादा सरकारी नौकरियां। युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत होते देश की तस्वीर दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि पिछली सरकार ने 10 वर्षों में जितनी नौकरियां दी थीं, उससे 1.5 गुना अधिक सरकारी नौकरियां 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने दी है। अपनी सरकार में भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर मुहर लगाने के साथ ही मोदी ने पूर्ववर्ती सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है। कहा कि पहले की सरकारों में नौकरी के लिए विज्ञापन जारी होने से लेकर नियुक्ति पत्र देने तक बहुत लंबा समय लग जाता था। इस देरी का फायदा उठाकर उस दौरान रिश्वत का भी खेल जमकर होता था। प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित प्रधानमंत्री रोजगार मेलों का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस जो ये 12वें रोजगार मेले में सोमवार को नियुक्ति पत्र पाने वाले 1 लाख से अधिक युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं को भारत सरकार में नौकरी देने का अभियान तेज गति से चल रहा है। हमने भारत सरकार में भर्ती प्रक्रिया को अब पूरी तरह पारदर्शी बना दिया है। इतना ही नहीं, सरकार का जो जोर है वो भर्ती प्रक्रिया की तय समय जो सीमा होती है उसको और कम करने पर लगा हुआ है। इसमें हर युवा को अपनी योग्यता साबित करने का समान अवसर भी मिलेगा और समय कम लगेगा, तो लोगों को जल्दी नौकरियां मिलेंगी। राजस्थान से राज्यसभा जा सकती हैं सोनिया गांधी। लोकसभा चुनाव से पूर्व तेज हुई राजनीतिक हलचलों के बीच कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के अब राज्यसभा के रास्ते सियासत में बने रहने की संभावनाएं प्रबल हैं। पार्टी हलकों से मिले संकेतों के अनुसार सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा में लाए जाने की तैयारी है। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों का ऐलान 1-2 दिनों में होना है और सोनिया के उम्मीदवार बनने की हलचल तेज है। सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने का संकेत साफ होगा कि बेशक वह सियासत में बनी रहेंगी, मगर सीधे चुनावी राजनीति में उतरने से अब दूर रहेंगी।
इस समय वह रायबरेली से लोकसभा सदस्य हैं। उनके राज्यसभा जाने का अर्थ यह भी लगाया जा रहा है कि अब प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से मैदान में उतर सकती हैं। सोनिया गांधी ने पिछले कुछ वर्षों से स्वास्थ्य कारणों से राजनीतिक सक्रियता को सीमित रखा हुआ है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान रायबरेली में उनके चुनाव का संचालन भी प्रियंका गांधी वाड्रा ने ही किया था। दिल्ली में नशा मुक्त भारत अभियान को पलीता लगा रहे हैं अधिकारी। देखिए, नशा मुक्त भारत बनाने के लिए जो चलाया जा रहा है अभियान, राष्ट्रीय राजधानी में ही कमजोर पड़ने लगा है। दिल्ली के अधिकारी ही अभियान को पलीता लगा रहे हैं। स्थिति यह है कि अभियान के तहत हर माह होने वाली बैठक की जिलाधिकारी खानापूर्ति भी नहीं कर सकते हैं। 11 राजस्व जिलों वाली दिल्ली में बीते वर्ष कोई भी जिला 12 बैठकें नहीं कर सका। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण पूर्व जिले में सबसे अधिक 9 बैठकें हुई हैं। शाहदरा जिले में तो एक भी बैठक का आयोजन नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को देश की भावी पीढ़ी को ड्रग्स से दूर रखने के लिए नशा मुक्त भारत अभियान की घोषणा की थी। इसके सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत चलाया जाता है। देश के हर जिले में एनकोल्ड समिति की अध्यक्षता जिलाधिकारी करते हैं और समन्वयक के रूप में डीसीपी यानी पुलिस अधीक्षक होते हैं। राष्ट्रीय राजधानी के 11 जिलों की इस संबंध में रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में पश्चिम में 2, दक्षिण उत्तर पश्चिम में व नई दिल्ली में महज 3 और उत्तरी जिले में 4 बैठकें हुई हैं। इसके अलावा पूर्व, मध्य, उत्तर पूर्व व दक्षिण पश्चिम जिले में 8 बैठकें ही हो पाई हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। उच्च शिक्षा को मिलेगी गति, थमेगा पलायन। विकसित भारत की मुहिम में जुटे देश भर के उच्च शिक्षण संस्थान। देखिए, देश के ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को उच्च शिक्षा से जोड़ना और उन्हें देश में ही अच्छी शिक्षा मुहैया कराने की दिशा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पहल तेज कर दी है। सभी उच्च शिक्षण संस्थानों से अपने विकास का एक खाका तैयार करने को कहा गया है। आगामी वर्षों में वे संस्थान को किस रूप में देखना चाहते हैं, इसके लिए उन्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, अपने संस्थान में वे कितने छात्रों को और किन किन विषयों की शिक्षा दे सकेंगे। यूजीसी ने इसके लिए एक गाइडलाइन भी जारी की है। इस आधार पर ही संस्थानों को अपने भविष्य की योजना तैयार करने को कहा गया है। यूजीसी ने यह पहल तब की है जब देश को 2047 तक विकसित बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए उच्च शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात यानी कि GER को भी विकसित देशों के मुकाबले खड़ा करना है, जो अमेरिका में मौजूदा समय में 88, ब्रिटेन में 60, जर्मनी में 70 और कनाडा में 69% है। यानी इन देशों में उच्च शिक्षा हासिल करने की आयु वर्ग वाले प्रति 100 युवाओं में यह संख्या है। वहीं भारत में मौजूदा समय में उच्च शिक्षा का GER 28.4% है, जो इन विकसित देशों के मुकाबले काफ़ी कम है। श्रीलंका व मॉरिशस में भी UPI सेवा शुरू हो गई है। फ्रांस के बाद अब श्रीलंका और मॉरिशस में भी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI सेवा शुरू कर दी गई है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ की मौजूदगी में वर्चुअल रूप से UPI सेवा की शुरुआत की है। इसके साथ ही अब इन देशों में जाने पर डॉलर या किसी अन्य करेंसी को ले जाने का झंझट नहीं रहेगा। UPI के जरिए इन देशों में भुगतान किया जा सकेगा। इसी तरह श्रीलंका और मॉरिशस के नागरिक भी भारत में UPI प्रणाली से भुगतान कर सकेंगे। श्रीलंका और मॉरिशस में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को और वहां पढ़ने वाले छात्रों को भी इसका विशेष लाभ मिलेगा। वे UPI की मदद से पैसे का लेन देन कर सकेंगे। अब तक 7 देश UPI से भुगतान को स्वीकृति दे चुके हैं। फ्रांस, UAE, भूटान, सिंगापुर और नेपाल ने यह सेवा पहले ही जारी की है। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देने अमेरिका रवाना हुए सेना प्रमुख। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे 4 दिवसीय अमेरिकी यात्रा के लिए सोमवार को रवाना हुए। यात्रा के दौरान उन्होंने दोनों देशों की सेनाओं के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ करने के उपाय तलाशेंगे। सेना ने 13 से 16 फरवरी तक की उनकी यात्रा को बेहद महत्वपूर्ण बताया है। सेना प्रमुख वहां उच्च स्तरीय वार्ता में शामिल होंगे। वह अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल
रैंडी जॉर्ज और अन्य वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। यह यात्रा भारत और अमेरिकी सेना के बीच गहराते संबंधों और रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। यात्रा के दौरान कई गंभीर मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। इसमें भारतीय सेना में महत्वपूर्ण परिवर्तन, वैश्विक खतरे, भविष्य को लेकर सेना का विकास और आधुनिकीकरण आदि शामिल होंगे। लिंग 2 समिति की सिफारिश के खिलाफ याचिका पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। लिंग 2 समिति की सिफारिश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य को नोटिस जारी की है। लिंग 2 समिति की सिफारिश में कहा गया है कि छात्र संघ के पदाधिकारी पद के लिए एक छात्र एक से अधिक बार चुनाव नहीं लड़ सकता है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि जो अब शिक्षा मंत्रालय है ने पूरे देश में विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में होने वाले छात्र संघ चुनावों से संबंधित सिफारिशें देने के लिए पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जे.एम. लिंगदोह की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था। समिति ने 26 मई 2006 को अपनी रिपोर्ट दी थी। समिति की सिफारिश 656 के खिलाफ उत्तराखंड निवासी नवीन प्रकाश नौटियाल और अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को घोषित करनी पड़ेगी अपनी संपत्ति। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को अपनी संपत्ति की जानकारी घोषित करनी होगी। सरकार ने एक संसदीय समिति को बताया कि वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों द्वारा संपत्ति की घोषणा के लिए संवैधानिक प्रावधान की प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए नियम बनाने की योजना बना रहे हैं। कानून मंत्रालय के न्याय विभाग ने कहा है कि इस संबंध में शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री के साथ परामर्श शुरू कर दिया गया है और इस मुद्दे पर उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार है। कार्रवाई रिपोर्ट में दर्ज सरकार की प्रतिक्रिया के आधार पर कानून और कार्मिक विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने न्याय विभाग से इस मामले में वैधानिक प्रावधान के लिए सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के साथ परामर्श प्रक्रिया को तेज करने के लिए कहा है। न्यायिक प्रक्रियाओं और सुधारों पर अपनी पिछली रिपोर्ट पर कार्रवाई रिपोर्ट हाल ही में समाप्त हुए बजट सत्र के पिछले सप्ताह में संसद में पेश की गई थी। भारत आज दुनिया की तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। मोदी। देखिए, स्टार्टअप का महत्व समझते हुए प्रधानमंत्री मोदी बोले कि आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। देश में स्टार्टअप्स की संख्या अब 1.25 लाख के आसपास है। इनमें बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स ऐसे छोटे छोटे शहरों में हो रहे हैं जो जिला केंद्र भी नहीं हैं। इन स्टार्टअप्स में युवाओं के लिए लाखों रोजगार सृजित हो रहे हैं। इस बार के बजट में स्टार्टअप्स को मिलने वाली टैक्स छूट को आगे बढ़ाने का भी ऐलान किया गया है। इसका बड़ा लाभ युवाओं को मिलेगा। बजट में रिसर्च और इनोवेशन पर 1 लाख करोड़ रुपए का नया फंड बनाने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री ने रेलवे में रोजगार सुधार, पर्यटन, आधारभूत संरचना विकास और कनेक्टिविटी मजबूत करने जैसी उपलब्धियां गिनाने के साथ ही यह भी याद दिलाया कि पिछले कुछ वर्षों में अर्धसैनिक बलों में भर्ती प्रक्रिया में सुधार किया गया है। इस वर्ष जनवरी से ही हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 भाषाओं में परीक्षा लेने का फैसला लागू हो चुका है। स्मार्ट सिटी मिशन का दूसरा चरण जून के बाद संभव। इस साल जून के बाद स्मार्ट सिटी मिशन का दूसरा चरण शुरू हो सकता है। वैसे तो इसके बारे में कोई भी अंतिम फैसला आम चुनाव के नतीजे आ जाने के बाद ही होगा, लेकिन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय इसके लिए तैयार है। देश के 100 शहरों की व्यवस्थाओं में बदलाव लाने और उसे अधिक से अधिक तकनीक से जोड़ने के लिए 2015 में शुरू किए गए इस मिशन के दूसरे चरण के लिए मंत्रालय ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए मंत्रालय ने व्यय विभाग को एक प्रस्ताव भी भेजा है। मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 8-9 सालों में स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन से जो सीख मिली है उसका फेज 2 में ध्यान रखा जाएगा ताकि देश के ज़्यादा से ज़्यादा शहर बेहतर बन सकें। मंत्रालय के समक्ष यह सुझाव भी आया है कि शहरी विकास के लिए चलाई जा रही अमृत योजना में शामिल 500 शहरों और आजीविका मिशन वाले 4041 शहरी स्थानीय निकायों में स्मार्ट सिटी मिशन जैसा ढांचा उपयोगी हो सकता है। मंत्रालय को यह सुझाव भी दिया गया है कि स्मार्ट सिटी मिशन के अगले चरण में टियर 2 शहरों पर जोर दिया जाना चाहिए,
खासकर ऐसे शहरों में जो राज्यों की राजधानी से 50 से 100 किलोमीटर के दायरे में बसे हों या फिर पर्यटन के लिहाज से अहम हों। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है एडिटोरियल पेज से। एडिटोरियल पेज पर पहला आर्टिकल है कि भारत के आर्थिक उत्थान का दस्तावेज यानी कि श्वेत पत्र। तो ये श्वेत पत्र न केवल अतीत की गलतियों को दर्शाता है बल्कि उन्हें सुधारने की दिशा में उठाए गए मौजूदा सरकार के प्रयासों को भी रेखांकित करता है। इसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है। जो ये विवेक देवराय हैं वो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख हैं और आदित्य सिन्हा ये परिषद के ओएसडी अनुसंधान से संबंधित हैं। देखिए, जो हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते दिनों लोकसभा में भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र प्रस्तुत किया था। श्वेत पत्र में भारत के आर्थिक परिदृश्य की गहन समीक्षा है। मुख्य रूप से वर्ष 2004 से 14 के बीच केंद्र की सत्ता में रही यूपीए सरकार की आर्थिक नीतियों पर केंद्रित है। यह दौर ऐसी राजनीतिक कुनीतियों का था जिसमें अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई थी, भ्रष्टाचार और वित्तीय अनुशासनहीनता चरम पर थी। परिणाम स्वरूप भारत की गिनती फ्रेजाइल 5 में होने लगी थी, यानी कि कमजोर अर्थव्यवस्था में होने लगी थी। और फ्रेजाइल 5 जो होता है उन 5 नाजुक अर्थव्यवस्थाओं वाले ऐसे समूह के रूप में कुख्यात हो गया था जिनकी आर्थिक बदहाली की ओर स्थिति बढ़ती जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर उस दौर की नीतियों का स्मरण करते रहते हैं और हाल में एक कार्यक्रम के दौरान भी उन्होंने याद दिलाया कि कैसे उस दौर में दिशाहीन आर्थिक नीतियों ने देश की आर्थिकी में निवेशकों का भरोसा घटा दिया था। चारों ओर अर्थव्यवस्था अस्थिरता और अनिश्चितता का माहौल था। श्वेत पत्र में उन 3 प्रमुख चुनौतियों को चिन्हित किया गया जो मौजूदा सरकार को सप्रंग शासन से विरासत में मिली थी। पत्र में चर्चा है कि वर्तमान सरकार और जो इस पे चुनौतियों से निपटने के लिए उपाय किए गए हैं। पहला मुद्दा बैंकों में बढ़ रही गैर निष्पादित आस्तियां यानी कि एनपीए का था। यह कोई छिपी बात नहीं है कि यूपीए गवर्नमेंट में एनपीए कितना ज़्यादा था और फ़ोन बैंकिंग यानी कि सिफारिशों पर मिलने वाले कर्जों के कारण बैंकों का एनपीए निरंतर बढ़ता जा रहा था। सरकारी बैंकों की वित्तीय सेहत हालत बहुत ख़राब हो गई थी, खासतौर पर 2006 से 8 के बीच। उनके फंसे हुए कर्ज का जो मर्जर है बढ़ने पर भी ये और आंकड़ा बढ़ता जा रहा था। इस चुनौती से पार पाने के लिए मोदी सरकार ने 4 और यानी कि ये देखिए मैं लिखकर बताता हूँ 4R यानी कि रिकॉग्निशन, रिजोल्यूशन और रिकैपिटलाइजेशन और रिफॉर्म्स का सहारा लिया। इस चहुमुखी रणनीति से ये हुआ कि एनपीए तो कम हुआ ही हुआ और बैंकों की लोन लेने की क्षमता भी आगे बढ़ी। दूसरी चुनौती 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट से उबरने के लिए अपनाई गई यूपीए सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के प्रभाव से निपटने की थी। आर्थिक मंदी से निपटने के लिए यूपीए सरकार ने आवश्यक एवं अर्थव्यवस्था की क्षमता से कहीं अधिक राजकोषीय प्रोत्साहन दिए। इससे सरकारी खजाने पर भारी दबाव बढ़ा, राजकोषीय घाटा खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। बुनियादी ढांचे की अनदेखी और उत्पादक खर्चों की हिमायत आर्थिक मोर्चे पर सप्रंग सरकार की तीसरी कमजोर कड़ी साबित हुआ। संसाधनों की बंदरबाट में पूंजीगत व्यय के लिए आवंटन कम होता गया। इससे महंगाई से लेकर चालू खाते का घाटा बढ़ता गया तो मुद्रा अवमूल्यन की भी शिकार होता गया। ठोस आर्थिक सुधारों की दशा में शिथिलता के लिए भी यूपीए सरकार की आलोचना होती है। वह अतीत के सुधारों और अनुकूल वैश्विक परिस्थितियों के भरोसे ही रही। इस दौरान ऊंची मौद्रिस्फीति और बेलगाम राजकोषीय घाटे ने आम लोगों के लिए एक तरीके से जीवन यापन तक महंगा कर दिया था। साथ ही भारत की दीर्घकालिक आर्थिक बुनियादी और जो बुनियाद है उसको मजबूत करने का अवसर भी गंवा दिया था। इसके विपरीत मौजूदा सरकार पारदर्शी शासन की प्राथमिकता बनाए हुए है। नीति निर्माण में जन सामान्य की सहभागिता हो रही है। श्रृंखलाबद्ध सुधारों के अतिरिक्त डिजिटलीकरण, बुनियादी ढांचा विस्तार, कारोबारी सुगमता के साथ ही सरकार आर्थिकी को नई ऊर्जा देने एवं सतत वृद्धि सुनिश्चित करने के उपाय कर रही है। व्यय सुधार आयोग की स्थापना, राजकोषीय कुशलता और राष्ट्र के विकास में राजकीय निधि के सदुपयोग
सदुपयोग की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और ये जो एनडीए गवर्नमेंट है वो जिस तरीके से आर्थिक सुधारों में लगी हुई है, देखिए स्टार्टअप में तीसरा स्थान आ गया है, 2047 तक भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है, या फिर जो हवाई क्षेत्र है, उड्डयन क्षेत्र है, उसमें हर राज्य की, हर जिले की कनेक्टिविटी एक तरीके से बढ़ती जा रही है। उसके बाद और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और जैसे यूपीआई का जो पेमेंट है वो 2 देशों में और बढ़ गया, टोटल 7 देश हो गए। तो ये एक आर्थिक मजबूती को दर्शाता है भारत की, कि भारत किस तरीके से अब आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर है। माहौल बिगाड़ने वाले बयान, तो कुछ मुस्लिम संगठनों और नेताओं के न्याय व्यवस्था के खिलाफ आपत्तिजनक बयान चिंतित करने वाले हैं। इससे माहौल बिगड़ सकता है। एक तो जब से अयोध्या का राम मंदिर का निर्माण हुआ है तो जाहिर सी बात है जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसमें रोष होगा। उसके बाद ज्ञानव्यापी पर जो फैसला आया, वहाँ पूजा पाठ स्टार्ट हो गई, उससे भी रोष होगा। उसके बाद अब जब मथुरा में फिर से उसकी सुनवाई स्टार्ट हो रही है तो आशंका है एएसआई की उस रिपोर्ट का इसमें हवाला लिया जाएगा जिसमें बताया गया है विथ पिक के साथ, फोटो के साथ, कि हाँ यहाँ पर पहले मंदिर ही था, यानी कि कृष्ण जी का जो मेन गर्भगृह है उनके जन्म का, वो वही मस्जिद के अंदर है, यानी कि पहले वहाँ पर मंदिर था, उसको तोड़कर वहाँ पर मस्जिद बनाई गई है। हालांकि इस आर्टिकल में कुछ ऐसा नहीं है जिसको हम डिस्कस करें। अब आते हैं हम बिजनेस पेज पर। बिजनेस पेज में पेटीएम पर की गई कार्रवाई में बदलाव की गुंजाइश नहीं। पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड यानी कि पीपीबीएल को लेकर आरबीआई की तरफ से पिछले दिनों जारी दिशा निर्देश काफ़ी सोच समझकर और व्यापक विमर्श के बाद उठाया गया कदम है और इसमें संशोधन करने या बदलाव करने की गुंजाइश नहीं है। यह बात आरबीआई के गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास ने बोली है। उन्होंने कहा कि पेटीएम के ग्राहकों की सुरक्षा आरबीआई के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इसके लिए जल्द ही FAQ यानी कि अक्सर पूछे जाने वाले सवाल पर जारी किया गया, ये रिपोर्ट जारी की गई है। आरबीआई की तरफ से इस स्पष्टीकरण के बाद बाजार में पेटीएम से जुड़े निर्देशों में बदलाव को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे वह समाप्त हो गए हैं। अब देखना होगा कि पेटीएम पेमेंट बैंक की तरफ से अपने संस्थान को बचाने के लिए क्या विकल्प पेश किया जाता है। आरबीआई ने पीपीबीएल के खिलाफ यह कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में लगातार विफल रहने पर की है। आरबीआई गवर्नर अंतरिम बजट के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ होने वाली सेंट्रल बोर्ड की बैठक में हिस्सा लेने के लिए आए थे। शीर्ष 500 निजी कंपनियों का मूल्यांकन जीडीपी का 71%। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की अगुवाई में देश में निजी क्षेत्र की शीर्ष 500 कंपनियों का मूल्यांकन 2,800 अरब डॉलर यानी कि 231 लाख करोड़ रुपए है। यह राशि सऊदी अरब, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर के सामूहिक सकल घरेलू उत्पाद से अधिक है। साथ ही यह राशि भारत के जीडीपी का करीब 71% है। हुरुन इंडिया एक्सिस बैंक 2023 की सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्री 15.65 लाख करोड़ रुपए के मूल्यांकन के साथ लगातार तीसरे साल शीर्ष स्थान पर बनी हुई है। खुदरा महंगाई जनवरी के तीसरे 3 महीने के निचले स्तर पर। खाद्य वस्तुओं के दाम कम होने से खुदरा मुद्रास्फीति जनवरी में नरम होकर 5.1% पर आ गई है। यह इसका 3 महीने का निचला स्तर है। गत दिसंबर में खुदरा महंगाई दर 5.69% थी। जनवरी में खाद्य वस्तुओं की खुदरा महंगाई दर 8.30% रही है, जबकि गत दिसंबर में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर 9.53% तक पहुंच गई थी। हालांकि दाल और सब्जी की खुदरा कीमतों में अब भी काफ़ी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। चलिए अब आते हैं हम इंटरनेशनल पेज पर। अहलन मोदी के लिए 65,000 ने कराया पंजीकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों की दीवानगी देश ही नहीं विदेश में भी देखने को मिल रही है। संयुक्त अरब अमीरात में होने वाली अहलन मोदी कार्यक्रम के लिए कराए गए पंजीकरण से यह साफ झलक रही है। इस कार्यक्रम के लिए 65,000 लोगों ने पंजीकरण कराया है। यूएई की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी 13 फरवरी को अहलन मोदी कार्यक्रम में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करेंगे। इंडियन पीपल फोरम के अध्यक्ष और अहलन मोदी पहल के नेता जितेंद्र वैद ने इस आयोजन की अनूठी प्रकृति के बारे में उत्साह
उत्साह व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह अनोखे प्रकार का आयोजन है। पाकिस्तान में नवाज शरीफ का पीएम बनना लगभग तय है। पाकिस्तान में लगभग तय हो गया है कि नवाज शरीफ के नेतृत्व में गठबंधन सरकार सत्तारूढ़ होगी और इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ विपक्ष में बैठेगा। सत्तारूढ़ गठबंधन में नवाज की पार्टी पीपुल्स मुस्लिम लीग नवाज के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट भी होंगे। वैसे ट्रिपल पी का एक वर्ग अभी भी बिलावल के लिए प्रधानमंत्री पद की पैरोकार कर रहा है, इसलिए 5 वर्ष के सरकार के कार्यकाल में नेतृत्व को लेकर साझेदारी का समझौता संभव है, जिसमें शुरुआती 3 वर्ष PMLN को और बाद के 2 वर्ष PPP को मिल सकते हैं। संकट में फंसे ईरानी जहाज की भारतीय नौसेना ने की मदद। अरब सागर में दुकम के पूर्व में संकट में फंसे ईरानी जहाज को भारतीय नौसेना ने मदद की है। मछली पकड़ने वाले ईरानी जहाज अमीन पर चालक दल के 6 लोग सवार थे। कथित तौर पर एक व्यापारिक जहाज के साथ टक्कर के कारण ईरानी जहाज क्षतिग्रस्त हो गया था। नाटो ने रक्षा भुगतान न किया तो रूसी हमले से नहीं बचेगा, ट्रंप। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो गठबंधन के सदस्य देशों से कहा है कि अगर उन्होंने रक्षा मद में तय राशि का भुगतान नहीं किया तो रूस उन पर हमला कर देगा। साथ ही कहा है कि राष्ट्रपति बनने पर मैं उन देशों की रक्षा नहीं करूंगा, तब रूस जो चाहे वह कर सकता है। इस पर नाटो महासचिव जेंस स्टोलटनबर्ग ने कहा है कि ट्रंप के शब्द अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ अमेरिका और यूरोप की सुरक्षा को भी खतरे में डालने वाला है। तो ये आज का यानी 13 फरवरी 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।